Okay, so we were discussing about the फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, जो क्लास 9 के आप लोगों के सेक्शन 1 में है हिस्ट्री बुक में। ठीक है, हिस्ट्री बुक में जो सेक्शन 1 में है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, है ना, तो वहां के हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। सो in your introduction part, in your book they have mentioned one incident, है ना, जो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एक इंसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा था, that incident basically lead to the फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, और भी बहुत सारे इवेंट्स का वो चेन ऑफ इवेंट्स था। ये जो इवेंट था वो चेन ऑफ इवेंट था। ओके, सो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, एंड जिसने भी क्लास नहीं किया है वो वीडियोस जाके एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, then we also have discussed about the French society. How was the French society before 1789, and उसके बाद में कौन से स्टेट आए थे। फिर उसके बाद जैसे फर्स्ट स्टेट क्लर्गी था, देन नोबिलिटी था सेकंड, देन थर्ड में जो भी मतलब पीजेंट मर्चेंट हो या लेबरर्स हो, है ना, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था। देन हमने स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल में पढ़ा था सबसिस्टेंस क्राइसिस, एक आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी हमने पढ़ा था, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। ओके, जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अगर डेंजर में है उसे हम सबसिस्टेंस, इन शॉर्ट उसे हम सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। फ्रेंच में कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो भी हमने डिस्कस किया था। ओके, so now today we will be going to discuss about the middle class। ठीक है, growing middle class और end of privilege class। ठीक है, तो मिडिल क्लास का कैसे ग्रो हो रहा था उसी टाइम में। मिडिल क्लास जो एक मतलब जो थर्ड स्टेज से बना हुआ था, ठीक है, तो कैसे ग्रो हुआ था, एंड कैसे जो प्रिविलेज क्लास थे उसका कैसे एंड हुआ, दैट वी विल सी। Okay, so group of third state become prosperous and had access to education and new ideas। okay, जो थर्ड स्टेट था, तो पहला तो हमें पता है जो नोबिलिटी थे, है ना, जो प्रिविलेज क्लासेस थे, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेट था, ठीक है, दे डोंट हैव टू पे टैक्सेस ऑल्सो। टैक्स किसको पे करना पड़ता था, जो थर्ड स्टेट थे उसे टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, तो उसी में से जो थर्ड ग्रुप थे मतलब उसी में से एक सेक्शन ऑफ पीपल बिकेम प्रॉस्परस, ओके, एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन। प्रॉस्परस हुए मतलब कैसे प्रॉस्परस हुए वो भी हम देखेंगे, है ना, ट्रेड के वजह से या फिर जो भी हो उसके वजह से थोड़ा बहुत रिच, इतना रिच नहीं, मतलब प्रॉस्परस हुए थे, एंड उन लोगों ने एजुकेशन भी ली थी, है ना। फिर एजुकेशन अगर उन्होंने लिया था तो उन लोगों के दिमाग में नए आइडियाज भी आए थे, है ना। तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो एजुकेटेड थे, ये याद रखना, थोड़ा बहुत प्रॉस्परस भी थे, एंड दे हैड सम न्यू आइडियाज। सो द 18th century witnessed the emergence of social group। न्यू मतलब एक जो नया क्लास था वो मिडिल क्लास, थोड़ा ओके, मतलब दे आर एजुकेटेड, दे आर प्रॉस्पेरस, है ना, 18th सेंचुरी में। तो ऐसा एक सोशल ग्रुप जिसे हम मिडिल क्लास बोलते हैं उसका इमर्ज हो रहा था। who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen, silk, textile, जो भी हो मतलब, ठीक है। तो कैसे प्रॉस्परस हुए, उन लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा। फर्स्ट तो ओवरसीज ट्रेड, फिर उसके बाद आएगा मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। ठीक है, ये दो पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन।
ओके, तो ऐसे ही क्या हुआ 18th सेंचुरी में एक जो सेक्शन है among the third state became prosperous and they have education, they have new ideas. Okay, अभी जो थर्ड स्टेट के वो जो सेक्शन थे जिसे हम मिडिल क्लास बोलते हैं, ओके, उन लोगों के प्रोफेशन क्या थे? प्रोफेशन क्या थे? कोई लॉयर थे, है ना, फिर मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर्स, ओके, ठीक है, मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एटसेट्रा. All of this were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. By birth, कोई भी privilege किसी भी individual को they cannot get privilege, है ना, by birth. They have to work hard, they have to have merit, ठीक है, then only उन लोगों को privilege मिलेगा. According to the middle class, ठीक है, according to the middle class or educated class. Okay, understood यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अच्छा, मैंने रिकॉर्ड किया ना? Yes, ma'am. Okay, okay. Okay. Then now we will see the role of philosophers. Okay, जैसे हमने देखा कि मिडिल क्लास इमर्ज हो रहे थे, ये जो मिडिल क्लास इमर्ज हो रहे थे, एक जो नया आइडिया इमर्ज होके आ रहा था जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था, है ना, जैसे कि हमें प्रिविलेज सेक्शन को क्यों प्रिविलेज मिल रहा है बाय बर्थ, दे हैव टू वर्क हार्ड, मैरिड होना चाहिए तभी तो दे कैन गेट द प्रिविलेज, है ना, हम एजुकेटेड है, हमें मिलना चाहिए. तो ऐसे जो भी आइडियाज आ रहे थे उनके मतलब डेफिनेटली दे हैव सम बेस, उसको एक आइडिया पहले से ही होना चाहिए. और वो आइडियाज कौन दे रहे थे? डिफरेंट फिलोसोफर, जैसे हम सुनते आ रहे हैं, जैसे जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्को, है ना, हम लोग सुनते आ रहे थे. उन लोगों का जो आइडियाज हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है. तो एग्जाम में डायरेक्ट भी आते हैं, रोल ऑफ फिलोसोफर्स, ठीक है, रोल ऑफ फिलोसोफर्स. Okay, so the ideas that are emerging in that society at that period of time based on the freedom and equal law and opportunities for all. Okay, equality के base पे था, were put forward by the philosophers such as John Locke and Rousseau. ठीक है, जैसे लॉक ने एक बुक में मेंशन किया था, कौन सा था वो बुक? टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, राइट. तो wait. ओके, सो टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने क्या बोला था? द डॉक्ट्रिन ऑफ द, ओके, basically he refused the doctrine of the divine and absolute right of the monarchy. ठीक है, he rejected the concept of absolute right of the monarchy. मतलब पहले क्या था, मतलब मोनार्की सिस्टम में क्या था? द किंग हैज द पावर टू मेक डिसीजन, है ना, किंग के पास सारा जो राइट्स थे किंग के पास थे, राइट. तो इसको क्या किया लॉक ने? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में रिजेक्ट किया, ठीक है. तो उसके वजह से क्या हुआ? डिफरेंट थॉट्स आए, है ना, डिफरेंट थॉट्स आए, डिफरेंट जो भी पढ़ रहे थे, एजुकेटेड सेक्शन थे, उन लोगों ने भी सोचा यस, क्यों, मतलब जो भी मोनार्की है, मोनार्की सिस्टम को हटा देना चाहिए, ऐसे ऐसे थिंकिंग आ रहे थे. देन रूसो carried the idea forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representative. ठीक है,
ओके, सो रूसो के जो बुक था, उसका बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अभी इफ वी सी द वर्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। सोशल का मतलब क्या होता है? सोसाइटी में जो भी लोग हैं, ठीक है, तो सोसाइटी में जो भी लोग हैं उन लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब क्या, यहाँ पे जो पीपल है एंड जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे आजकल हमारा क्या है, अगर हम इंडिया में देखें रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, हेमंत विश्व शर्मा एक रिप्रेजेंटेटिव है हमारा पीपल का, मतलब हमारे बीच में, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब हेमंत विश्व शर्मा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर रिप्रेजेंटेटिव ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे, अगर अगर इफ दे ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, देन व्हाट विल हैपन, देन ही हैज टू लीव हिज पोजीशन, है ना। तो ऐसे करके रूसो ने एक आइडिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया निकाला, मतलब बुक में लिखा है। तो दैट ऑल्सो विल इन्फ्लुएंस द अदर पीपल, डेफिनेटली जो एजुकेटेड थे, पढ़ रहे थे। ओके, देन नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉ। ओके, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। So he proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary. ठीक है, तो हमारे अभी जो हमारे गवर्नमेंट अभी भी है ना, अभी भी क्या है, हम जिससे बोलते हैं हमारे तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ही है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, हमने पढ़ा भी है ना, हमारे डेमोक्रेसी में, मतलब हमारे गवर्नमेंट में है। तो ये जो आइडिया था मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, किसमें, द स्पिरिट ऑफ द लॉ इस बुक में दिया था। ओके, सो ही प्रपोज डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, जुडिशियरी हु बेसिकली सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना, वो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सिटीजन, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, है ना। तो इन इन तीनों के पास क्या है, पावर का डिवीजन ठीक है, पावर का डिवीजन है। जैसे मोनार्की में ऐसा नहीं होता है ना, मोनार्की में जो राजा चाहते हैं दैट विल हैपन, बट जो मॉन्टेस्क्यू ने आइडिया दिया था वो किस पे बेस्ड था, डेमोक्रेसी पे बेस्ड था, है ना। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए। ओके, यूएसए में भी वो आइडिया क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट हो रहा था। सो आफ्टर द 13 colonies declared their independent from Britain. Okay, so the American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinkers in France. यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, मतलब यू हैव टू रिमेम्बर द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक वाज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू, और वहाँ पे क्या मेंशन किया था अबाउट द पावर शेयरिंग और द डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट और विद इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, एंड वी कैन सी यूएसए हैज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके ओके, सो ये तो था फिलोसोफर्स के बारे में, ठीक है, ये था फिलोसोफर्स के बारे में। ओके, तो लुइस 16 जो थे, ठीक है, वो तो राजा थे, है ना, द किंग ऑफ फ्रांस। तो उन्होंने बाद में क्या सोचा, ही वांटेड टू इंक्रीज द टैक्स। ओके, ही वांटेड टू इंक्रीज द टैक्स, क्योंकि क्या हो रहा था, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, क्या हो रहा था, सबसिस्टेंस क्राइसिस हो रहा था फ्रांस में, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से सबसिस्टेंस क्राइसिस हो रहा था, है ना। इसीलिए क्या किया, जो राजा थे, ही इम्पोज द फर्दर टैक्सेस। ओके, ही इम्पोज द एक्स्ट्रा टैक्सेस। ओके, देन व्हाट विल हैपन, ये जो मिडिल क्लास थे, जो धीरे धीरे मतलब इमर्ज हो रहे थे, उन्हें तो सब पता था, why we only give taxes, why the third state will give taxes, why not the first and second state, है ना, सिटीजन वो भी तो है, वो क्यों नहीं करेंगे। तो ऐसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, है ना, ऐसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे जो प्रिविलेजेस थे। ओके, तो ऐसे ही क्या हुआ, जो जो भी मतलब रिवॉल्यूशन था उसका आउटब्रेक स्टार्ट
हो गया था, ठीक है, जो भी रिवॉल्यूशन था उसका आउटब्रेक हो गया था. वी विल स्टडी अबाउट इट नाउ. ओके, सो इन फ्रांस of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. मतलब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है. तो क्या है, तो हमने क्या पढ़ा, फ्रांस के जो राजा थे वो टैक्स इम्पोज करेंगे, है ना, लेकिन वहां पे एक रूल था. क्या रूल था, जो मोनार्क है फ्रांस का जो राजा है, ही अलोन कैन नॉट इम्पोज टैक्सेस. उसको थोड़ा सा मतलब बातचीत करनी पड़ती थी. ओके, रेदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग of the estate general which would then pass his proposal for the new tax. तभी वो पास करेंगे. कहाँ पे, एस्टेट जनरल, ठीक है, एस्टेट जनरल पे एक मतलब मीटिंग करना पड़ता था. देन ओनली ही कैन इम्पोज द टैक्स. वैसे क्या होता है एस्टेट जनरल में, क्या होता है, ऑब्वियसली जो मोनार्क चाहते हैं वही होगा, क्योंकि जो मतलब जो भी थर्ड स्टेट है उन लोगों को जब वोटिंग होती है वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो वो हम बाद में देखेंगे. अभी देखते हैं एस्टेट्स जनरल क्या है. द एस्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 states sent their representatives. तो ये है एस्टेट जनरल, ये एक पॉलिटिकल बॉडी है, ठीक है, ये पॉलिटिकल बॉडी है. यहाँ पे जो 3 स्टेट है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उससे प्रेजेंट होना पड़ता है यहाँ पे. ओके, सो however the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. Okay, so यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन होता है. रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. तो हमने पढ़ा था थर्ड स्टेट कौन से होते हैं, नोबेलिटी को छोड़ के, एंड फर्स्ट और सेकंड जो प्रिविलेज क्लासेस होते हैं, नोबेलिटी, है ना. ओके, सो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ये भी यू कैन आप ना पहले स्टोरी समझ लो, फिर उसके बाद ये जो आपका जो भी फैक्ट्स वगैरह है देन आप वो क्लियर कर लो. सो लास्ट टाइम इट वाज इन 1614. ओके, सो on 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of Estates General to pass proposal for new taxes. ठीक है, तो उन्होंने कब अनाउंस किया, 1789 को ये मीटिंग उन्होंने रखा फॉर इंक्रीज ऑफ न्यू टैक्सेस, है ना, क्योंकि सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो रहे थे. सो a resplendent hall in Versailles was prepared to host delegates. तो वहां पे एक हॉल मतलब जहाँ पे मीटिंग होगा तो वो तैयार कर रहे थे. ओके, so basically you have to remember that the king or the monarch did not have the power to impose the taxes alone. ठीक है, he had to conduct a meeting in Estate General where all the 3 states and their representative need to present, है ना. You have to remember these things. Now we will see. डेफिनेटली हमने क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में पढ़ा. अभी हमें यहाँ पे बुक पे दिया गया है कि कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से है ना. सो द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, ठीक है, एंड उनको थोड़ा ज्यादा प्रिविलेजेस मिलता था, राइट. ओके, एंड द जो थर्ड स्टेट थे वहां के 600 मेंबर्स थे. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड के थे 300 एंड थर्ड के जो मतलब थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स है वो थे 600. ओके, एंड वहां पे कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो भी थर्ड स्टेट के है उसको थोड़ा पीछे बैठना पड़ता था, किसी को खड़े होने पड़ते थे, और जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट उसको बैठने को मिलता था अच्छे से, है ना. तो ऐसा छोटा डिस्क्रिमिनेशन होता रहता था. द थर्ड स्टेट वाज represented by its more prosperous and educated members. तो अभी जो मतलब ये वाला जो होने वाला था, मतलब जो टैक्स इंक्रीज करने वाला था पर्टिकुलर ईयर में,
तो तभी क्या था, तभी वो लोग तो एजुकेटेड हो चुके थे, है ना, पहले जैसे तो नहीं थे, पहले जैसा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था ऐसे नहीं थे, थोड़ा बहुत प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर थे थर्ड स्टेट से भी, ठीक है। पीजन, आर्टिसन and women were denied entry to the assembly. Peasant or artisan or women cannot enter into the hall. However, their grievances and demands were listed in 40,000 letters. मतलब उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, they have an opportunity to write later. मतलब लेटर में वो लोग लिखते थे कि ये प्रॉब्लम है, तो वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग मतलब डिमांड ऑन बिहाफ ऑफ देम डिमांड कर देते थे, ठीक है। तो वोटिंग इन द स्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. Okay, wait. Okay, so यहाँ तक हमने थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लिया, ठीक है, जैसे कि कितना कितना मेंबर्स कहाँ कहाँ से जाएंगे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, फर्स्ट सेकंड से 300, थर्ड से 600, है ना। फिर उसके बाद पीजेंट, वुमेन, आर्टिसन अलाउड नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, कैसे देंगे अपना ग्रीवेंसेस, कैसे, थ्रू लेटर्स व्हिच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव लाएंगे, ठीक है। और वहां पे जो वोटिंग सिस्टम था, ओके, जो स्टेट जनरल जहाँ पे वोटिंग सिस्टम होने वाला था, वो पहले जैसे होता था वैसे ही हो रहा था, मतलब ईच स्टेट हैड वन वोट, ठीक है, ईच स्टेट हैड वन वोट, बट दिस टाइम, okay, this time too, the king was determined to continue the same practice, but members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. Okay, मतलब यहाँ पे क्या था, each state had one vote and they now wanted each member had one vote, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जो मिडिल क्लास इमर्ज होके आ रहे थे, जो थर्ड स्टेट थे, उन्होंने मना कर दिया था, जो लुइस 16 ने जो प्रोसेस मतलब स्टार्ट किया था, उनको क्या किया था, डिनाई कर दिया था, एंड दे वांटेड ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, नॉट ईच स्टेट हैड वन वोट, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, on 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of the Versailles. दे, ओके, दे का मतलब क्या है, अभी कौन कौन थे, कौन कौन थे, यहाँ पे होगा, जो जिसके बारे में हम बोल रहे थे, मिडिल क्लास, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने क्या किया, इंडोर टेनिस कोर्ट में वो लोग असेंबल हुए, ठीक है, और उन्होंने डिस्कस किया, फिर उन्होंने अपोज किया किंग के डिसीजन को, ऐसा तो मतलब यू नो they are educated, they are prosperous, so they are demanding their rights. Then what happened, they declared themselves as a national assembly. उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, एंड swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of monarchy. तो उन्होंने वहीं पे ही डिसाइड किया, जो इंडोर टेनिस कोर्ट थे, डिसाइड किया दैट दे will form a constitution and that constitution will limit the power of monarchy, है ना। तो किसने किया था ये, हु असेंबल, बोलो, हम्म, हु असेंबल, Generations. हाँ, I mean, the estates, the which, first estate, second estate, and third estate. नो 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 नो,
Vineet, can you say who assembled in the tennis court, indoor tennis court of Versailles? Pallav? Okay, see, listen carefully. Okay. तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? यहाँ पे हमने देखा था कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं? एक तो किंग वाज सेइंग समथिंग एल्स एंड द थर्ड स्टेट, ओके, एंड द थर्ड स्टेट जो कि कौन थे? मिडिल क्लास एजुकेटेड प्रॉस्पेरस थे, ठीक है। थर्ड स्टेट, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, है ना। फिर क्या किया थर्ड स्टेट ने भी? क्या किया वो लोग जाके दे मेड, okay, they went to the tennis court in Versailles and they decided they will form their constitution, the constitution of France, and limit the power of monarchy. जब हम ये बोलेंगे कि limit the power of monarchy, that means there is a conflict between monarchy and other particular party. So monarchy और किसके बीच में वो हो रहा था, फाइट हो रहा था? थर्ड स्टेट, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को क्या दे रहा था? प्रिविलेजेस दे रहा था किंग, जो नोबल थे फर्स्ट एंड सेकेंड। जो थर्ड स्टेट थे उन लोगों को टैक्स भी देना पड़ता था, है ना। तो वो लोग क्या हो रहे थे? डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे, है ना। तो थर्ड स्टेट के जो भी मेंबर थे धीरे 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 धीरे, क्योंकि टाइम तो एक मतलब एक नहीं रहता है, टाइम चेंज होता रहता है ना। तो धीरे धीरे जब उन लोगों के पास पैसा आया, थर्ड स्टेट के पास पैसा आया, एजुकेशन उन्होंने लिया, देन उन लोगों को रियलाइज हुआ दैट व्हाई privileged class is getting privilege only by birth, है ना। वो लोग they are not getting privileges by their merit. हमारे पास मेरिट है, वाई वी आर नॉट प्रिविलेज? हम क्यों प्रिविलेज नहीं है? हमारे पास तो मेरिट है, वी आर एजुकेटेड। तो ऐसा रियलाइजेशन हुआ, देन उन्होंने डिमांड किया, राजा ने डिमांड को नहीं माना, तो उन्होंने क्या किया? सेपरेट नेशनल असेंबली क्रिएट किया, देन दे मेड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ताकि मोनार्की की जो पावर है वो लिमिट हो जाए। ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, then what happened? तो वहां पे ये जो हो रहा था, है ना, ये जो इंसिडेंट हो रहा था, ओके, वहां पे डेफिनेटली देयर हैज टू यू नो देयर हैज टू हैव सम लीडर्स, ठीक है, लीडर चाहिए ही चाहिए। तो एबेसियस एंड मीराबिउ, ओके, मीराबी एंड एबेसिस, ये दो नाम याद रखना। हाँ, ये दो लीडर थे, एबेसिस एंड मीराबिउ। Okay, so Mirabi was born in a noble family, but was convinced of the need to do away with a society of the feudal privilege. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. मतलब यहाँ पे मीराबाई और मीराबी एंड एबिसिस के बारे में बोला गया है कि मीराबी नोबल फैमिली से थे, है ना, फिर भी ही सपोर्टेड द व्हाट सपोर्टेड द थर्ड स्टेट। और एबिसिस वो एक प्रेस थे, wrote an influential pamphlet called What is the Third State? तो उन्होंने क्या लिखा था? What is the third state? तो थर्ड स्टेट के बारे में उन्होंने कुछ लिखा था एबिसिस ने। ओके, ये थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। अभी तक मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था वो आउटब्रेक कैसे हुआ था, फिलोसोफर्स का क्या रोल था, ओके, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या थे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ओके ओके, now we will see
Okay, so while the National Assembly was busy at the Versailles drafting a constitution, जैसे हमने पढ़ा था हमारे इंडिया में हमने फॉर्म किया था नेशनल असेंबली को है ना, तो वैसे ही वहां पे भी जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने भी नेशनल असेंबली को फॉर्म किया था और दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो वो लोग बिजी थे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। सो दैट द रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स सीटेड विद द टर्मोइल, मतलब फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे थे, मतलब अच्छे इवेंट्स नहीं है, नेगेटिव इवेंट्स हो रहे थे। क्या हो रहा था वहां पे, बैड हार्वेस्ट की वजह से जो द प्राइस ऑफ द ब्रेड इंक्रीज, है ना, जो ब्रेड का प्राइस था वो इंक्रीज हो गया था, हार्वेस्टिंग भी नहीं हो रहा था, है ना। देन ऑफ्टन द बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, है ना, जो जो भी मतलब पोर है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता था या फिर पैसे ज्यादा लेते थे, राइट। देन व्हाट विल हैपन, at the same time the king ordered the troops to move into the Paris, तो सेम टाइम में किंग ने ऑर्डर दिया कि मतलब आर्मी को ऑर्डर दिया गो टू पेरिस। सो ऑन 14 जुलाई the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille, जो हमने पहले स्टोरी पढ़ा था, जो बेस्टिले को जो डिस्ट्रॉय किया था, हमने स्टोरी पहले पढ़ा था, यू कैन रिकॉल इट राइट, अभी यू कैन रिकॉल इट। इसीलिए फ्रांस ने क्या किया, जो फ्रांस के किंग ने जो ट्रूप्स थे, जो आर्मी थे, उन लोगों को पेरिस में भेज दिया। और वहां पे एक क्या हुआ, पेरिस के लोगों ने सोचा, क्या सोचा, दैट दे आर गोइंग टू अटैक अस, सो द पेरिस द सिटीजन ऑफ पेरिस दे आल्सो अटैक द अदर पीपल, है ना, तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था। सो इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम द विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर हैड हायर्ड bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops, तो ऐसे जो रूमर्स स्प्रेड हो गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, द ओके सो the peasants in several districts attacked the okay chatwigs का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे अगर इंडिया में सपोज कॉलोनी हो, ठीक है, कॉलोनी को हम जो बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही जो जो पीजेंट्स थे उन्होंने मतलब अटैक कर दिया जो भी एरियाज थे। देन उन्होंने मतलब जो पीजेंट थे वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था लूटिंग वगैरह, एंड वहाँ के जो भी आर्म्स थे उन्होंने ले लिए थे। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स, जो भी नोबल्स थे वो लोग घर से बाहर निकल, अभी यू कैन रिकॉल द स्टोरी जो हमने पहले पढ़ा था, है कि नहीं, राइट जो हमने पहले स्टोरी को पढ़ा था वी कैन रिकॉल इट, है ना, जो नोबल्स थे वो मतलब अपने घर से चले गए थे। देन okay, faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly. Okay, so okay, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, that there are lot of chaos happening in France, है ना, जो फूड का स्टॉक था वो खत्म हो गया था, जो बेकरी थे वो खत्म हो गए थे, जो शॉपकीपर है उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया था, एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद जो पीजेंट है उन लोगों ने जो जो भी कॉलोनी है या फिर जो भी फ्रेंड्स के जो भी नेबरहुड प्लेसेस है उन लोग सबको अटैक कर लिया था। दे लूटेड दी ऑल द ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स हो या फिर जो भी हो, दे लूटेड ऑल द स्टाफ्स, है ना, तो एक केओस स्टार्ट हो गया था। तभी जो मतलब राजा थे लुईस 16 ने